हाँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। हम्म। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं टॉपिक वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन अ जीन। जीन में होने वाला अचानक जो परिवर्तन होता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन की वजह से जैसे किसी के 7 उंगलियां हो जाएं, किसी के सिर पे सींग निकल आए, मतलब कोई भी वजह हो सकती है म्यूटेशन की। कोई केमिकल हो सकता है और या फिर कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आए, जीन में चेंजेस आए, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज नोन एज म्यूटाजेन। जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है उसे म्यूटाजेन कहते हैं। ठीक है। ये तो प्रोटीन होती है ना, केराटिन प्रोटीन, जिससे हम। हाँ, नेल्स होते हैं हमारे और हेयर होते हैं। और हमारे स्किन होती है जो हार्डेस्ट स्किन ऑफ द बॉडी है, इनेमल। और ये केराटिन प्रोटीन से हमारे हेयर और नेल्स बने होते हैं, और हॉर्न्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। समझ रहे। अच्छा, तो हम लोग वापस आ जाते हैं म्यूटेशन पे। तो म्यूटेशन जो है उसमें डीएनए जो है उसके अंदर जो जीन होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जीन क्या होता है, एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। कुछ नाइट्रोजनस बेसिस एटीजीसी, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन की सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन कैरी द कैरेक्टर्स, जैसे आंख का जीन, नाक का जीन। कई जीन मिलकर भी एक करेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और एक ही जीन पे कई करेक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्किन का कलर कई जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो जीन में अगर चेंजेस हो जाते हैं तो उसको हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। और तो म्यूटेशन की डिफाइन तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, क्या होती है। म्यूटेशन इज द ऑल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन इन एनी इंडिविजुअल। किसी ऑर्गेनिज्म में टोटल कितने जीन होते हैं उसको जीनोम बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब मैं बता चुकी हूँ। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। और न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड को, उसके जो धागे होते हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वो धागा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए स्ट्रैंड, क्योंकि डबल हेलिकल जो धागे हैं उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। अगर उसमें से फॉस्फेट को हटा के केवल नाइट्रोजनस बेसिस को और पेंटोस शुगर को बोले तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तीनों चीजों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड। तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, ये है ना डीएनए का सीक्वेंस जो आपकी स्क्रीन पे है। ये डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ये जो दो धागे होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इन्हीं में चेंजेस होते हैं तो म्यूटेशन हो जाता है। तो म्यूटेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, यहाँ तक कि वायरस में भी हम करा सकते हैं, बैक्टीरिया में भी कराया जा सकता है। बैक्टीरिया में हम अपनी मनपसंद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो उसके पास होता है, प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम चेंजेस कराकर अपने लिए यूज करते हैं। उसे हम बोलते हैं साइंस को बायोटेक्नोलॉजी, जिससे हम अपने मनपसंद ड्रग्स, मेडिसिन, डाइज कुछ भी बना सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए की सीक्वेंस में जो चेंजेस आते हैं उससे जीनोटाइप यानी जेनेटिक मेकअप यानी नाइट्रोजनस बेसिस में चेंजेस हो सकते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे, एक तो प्यूरिन था और दूसरा कौन सा था, पिरिमिडीन था। ध्यान है, एक प्यूरिन था और एक पिरिमिडीन था। हाँ, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये देखो, प्यूरिन में एजी आते हैं एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन और थायमिन। तो म्यूटेशन में इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब उससे क्या होगा, जब जीनोटाइप में चेंजेस आएंगे तो फिनोटिपिक चेंजेस भी होंगे, यानी बाहर से भी चेंजेस हो सकते हैं। और जीन में चेंजेस होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, नया कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। तो डीएनए जो है उसके हेलिक्स में
क्रोमेटिन फाइबर जो होता है, थ्रेड जो होता है, उसी के अंदर क्रोमोसोम में ही लगे होते हैं न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजनस बेसेस उसके अंदर होते हैं, उनमें ही चेंजेस हो सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज यानी कि एब्रेशंस हो सकते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो कभी कभी इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, सेल कैंसरस हो जाती हैं अगर उनमें चेंजेस हो जाए, क्रोमोसोमल में एब्रेशंस अगर दिखाई दे, एबनॉर्मलिटी दिखाई दे, तो कैंसरस भी हो सकती है सेल। तो हम लोग म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो म्यूटेशन जो है वो कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि अगर कोई एक ही नाइट्रोजनस बेस यानी एक अल्फाबेट चेंज होता है सीक्वेंस में, तो वो पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। और अगर कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट एक जगह से दूसरी जगह उठ के चला जाए सीक्वेंस में, तो हम उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया। आपको याद होगा ये जेनेटिक डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या है, हमारी जो आरबीसीज है जब भी बनती है वो हाँ से हो जाती, एबनॉर्मल हो जाती है, के चांद जैसी करके ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती। 1/3 आरबीसी बोन मैरो में जब भी 1/3 खराब होगी, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमेशा एनीमिक रहते हैं, उन्हें खून की कमी रहती है। और भी म्यूटेशन हो सकते हैं जिसमें डिलीशन आता है, डिलीशन में कोई अल्फाबेट नाइट्रोजन पे डिलीट हो सकता है। इंसर्शन भी एक म्यूटेशन का ही टाइप है, जिसमें कोई भी नाइट्रोजनस बेस इंसर्ट किया जा सकता है, ऐड हो सकता है ना। तो ये सारे के सारे म्यूटेशंस में ही आते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की स्लाइड भी हम लोग देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि म्यूटेशन क्या है। तो म्यूटेशन इज अ चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस। म्यूटेशन जो है उसमें डीएनए की कॉपी जो है मिस्टेक से सेल डिवीजन के टाइम पे थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ये किसी भी एक्स रेज, यूवी रेज या कोई भी केमिकल का एक्सपोजर हो, उसकी वजह से कोई भी म्यूटाजन जो है कॉजिंग एजेंट जो म्यूटेशन करता है उसकी वजह से हो सकती है। यहाँ तक कि वायरस में भी देखा जा सकता है इन्फेक्शन। तो हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अगर हम देखें तो मेनली 3 तरीके का होता है डीएनए में म्यूटेशन। एक बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, डिलीशन होता है और इंसर्शन होता है। बेस सब्स्टिट्यूशन में जो कि पॉइंट म्यूटेशन है, मैंने आपको बताया कि केवल एक अल्फाबेट नाइट्रोजन बेस में चेंज हो सकता है, उसकी जगह कोई दूसरा लग सकता है। सिकल सेल एनीमिया में यही तो होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था, ध्यान है? सिकल सेल एनीमिया में कौन सा अल्फाबेट चेंज होता है? वो बीटा के चेंज में वो होता है वैलिन। सिकल सेल एनीमिया में 6th नंबर पर ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ जाता है। जो था सीक्वेंस GAG, वो सीक्वेंस हो गया GUG, ए की जगह यू आ गया। पेज नंबर 89 एनसीईआरटी खोलो। हाँ, तो उसमें क्या है, जो 6th नंबर का अमीनो एसिड है उसमें एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, GAG की जगह GUG यानी ए की जगह यू आने से चेंज हो गया और वहां पे वैलिन अमीनो एसिड बन गया, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो सिकल सेट हो गई, ऑक्सीजन को कैरी करने लायक नहीं रह गई। तो पॉइंट म्यूटेशन ही बेस सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्पल मैंने बताई दिया पॉइंट म्यूटेशन में। और जैसा कि तुम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में ये देख रहे हो, अगर हमारा एक भी अल्फाबेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा ही सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जैसे राम हैज अ रेड कैप, अब इसमें से एम हटा दो राम का, तो अब राम हैज तो एच आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उधर से एम गायब हो गया ना। तो वो 3-3 अल्फाबेट चेंज करते करते पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी गाने के बीच में से एक अक्षर निकाल दो तो वो गाने की सीक्वेंस चेंज होगी ना, क्योंकि ये अमीनो एसिड 3-3 की फॉर्म में चलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अगर एक बीच में से हटा देंगे तो वो पीछे वाला जो है वो आगे वाले के साथ अटैच होगा 3-3 की फॉर्म के चक्कर में, तो पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा। तो हमारा पूरा जीनोटाइप और फिनोटाइप खराब होगा। जीनोटाइप खराब होगा तो बाहर जो फिनोटाइप है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे इसमें दिखाया है स्क्रीन में, इस तरह से चेंजेस आते हैं। अल्फाबेट में चेंज दिखाया। तो न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होता है, इसको रीड करो। कोई चीज स्केल से हमारी बॉडी सही तरीके से परफॉर्म करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिजीज। नॉट फीलिंग, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? तो हमारी बॉडी में हेल्दी फील नहीं होता। हेल्दी क्या होता है, जो हेल्दी कहते हैं।
तो ये WHO की डेफिनेशन है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, पब्लिक साफ सफाई और अपनी इंडिविजुअल की साफ सफाई भी रखनी चाहिए। तो तो क्या समझ में आया इससे कि सब्स्टिट्यूशन अगर किसी एक बेस का डीएनए में दूसरे बेस की वजह से होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा। हाँ, ये ऑर्गेनिज्म है, ये तो ऑर्गेनिज्म है। हाँ, तो ये न्यूट्रल म्यूटेशन उनको कहा जाता है कि कभी जरूरी नहीं है कि अगर एक अल्फाबेट चेंज हो गया तो फिनोटाइप चेंज होगा ही, हो सकता है कोई फर्क ही ना पड़े। तो ना वैसे तो जो 70% 90% म्यूटेशन तो हार्मफुल होते हैं, नुकसान हो जाता है। केवल 10% म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल है, जो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाते हैं। बाकी 90% म्यूटेशन जो है काफी हार्मफुल होते हैं। और ये न्यूट्रल म्यूटेशन वो होते हैं जिसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता फिनोटाइप पे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हो रहा है जिसमें कोई अल्फाबेट चेंज होने के बावजूद भी कोई प्रोटीन जैसे पहली थी फिर भी बाद में भी वो वैसी ही प्रोटीन दिख रही है, और म्यूटेशन की वजह से ना तो सर्वाइवल रेट पे डिक्रीज हो रहा हो ना इंक्रीज हो रहा हो, ना तो लोगों की संख्या कम हो रही हो ना बढ़ रही हो, म्यूटेशन से अगर ज्यादा फर्क ही ना पड़े तो ऐसी म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो दो तरीके का म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम में, एक ट्रांसजिशन होता है और एक ट्रांसवर्जन होता है। ट्रांजिशन में क्या होता है, पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन हो या फिर प्यूरिन टू प्यूरिन हो, प्यूरिन से प्यूरिन बदल जाए या तो, है ना, यानी ए से जी बदले या जी की जगह ए आ जाए, ये उसको भी हम ट्रांजिशन बोलेंगे। और पिरिमिडीन में भी पिरिमिडीन ही चेंज हो, यानी तो या तो साइटोसिन की जगह थायमिन आ जाए या थायमिन की जगह पे साइटोसिन आ जाए। तो इन दोनों का अगर एक दूसरे से चेंज हो जाता है तो वो होता है ट्रांजिशन वाला म्यूटेशन। समझ गए, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है तुमको, देखो ऊपर वाला, प्यूरिन की या फिर पिरिमिडीन से पिरिमिडीन। और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन वाला, इसमें प्यूरिन से पिरिमिडीन का एक्सचेंज हो जाता है या फिर पिरिमिडीन से प्यूरिन का एक्सचेंज हो जाता है। कहने का मतलब है थायमिन या तो एडेनिन से या फिर ग्वानिन से बदल जाए, या साइटोसिन ग्वानिन या फिर एडेनिन से बदल जाए, या फिर प्यूरिन टू पिरिमिडीन हो जाए, जैसे एडेनिन की जगह या तो थायमिन या फिर साइटोसिन आ जाए, या फिर ग्वानिन की जगह, चौथा लास्ट कॉर्नर वाला डायग्राम, ग्वानिन की जगह या तो साइटोसिन आ जाए या फिर थायमिन आ जाए। तो इन सभी कंडीशंस में ट्रांसवर्जन होगा, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है खानदान की स्टडी, किसी के खानदान के जीन की स्टडी करें हम, या कोई डॉक्टर करे काउंसलिंग के टाइम पे या किसी वजह से। तो ऐसा देखा गया है, मान लिया किसी की फैमिली में सारे लोग करप्ट हैं, या लेडीज सारी लूज करेक्टर हैं, और फादर जो है वो कोई वैसा जुर्म वुर्म करते हो, क्राइम वाले हो, क्या कहते हैं उनको, जो क्राइम करते हैं, डाकू चोर लुटेरे हो, तो वो जो बिहेवियर का जीन है ना वो बच्चों में भी आता है। तो उस बच्चे को चाहे कितने भी अच्छे इन्वायरमेंट में रखा जाए, कोई बहुत अच्छी फैमिली वाले घर वाले भी गोद उसको ले ले बच्चे को, तो भी वो बिहेवियर का जीन जाएगा नहीं। और लड़का लूज कैरेक्टर होगा और अपने ही घर में चोरी करेगा, चाहे इकलौता ही क्यों ना हो, अडॉप्ट किया हुआ ही होगा तो भी वो, और उसमें सारी वही बुरी आदतें आ जाएंगी, क्योंकि बिहेवियर का भी जीन होता है। तो पेडिग्री एनालिसिस करके हम किसी का भी जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगा सकते हैं कि आगे उसके बच्चों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जैसे मदर फादर की डायबिटीज है, उनके एंसेस्टर्स में भी डायबिटीज है, तो बच्चा जो बाद होगा वो भले ही उसको पैदा होने के तुरंत बाद डायबिटीज ना हो, लेकिन एक एज के बाद आके उसको डायबिटीज होगी ही होगी, क्योंकि ये हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो पेडिग्री एनालिसिस से ये फायदा होता है कि किसी की पुराने एंसेस्टर्स की फैमिली के रिकॉर्ड को देखकर उसकी फ्यूचर में उनके बच्चों में क्या चीजें होंगी उनके बारे में काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो पेडिग्री एनालिसिस करके ये बताया जा सकता है कि नेक्स्ट प्रोजेनी जो है, नेक्स्ट जो जनरेशन आएंगी उनकी बारे में एनालिसिस की जा सकती है कुछ हद तक। ठीक है, तो ये पेडिग्री एनालिसिस है, मतलब एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस।
ट्रेड्स माने कैरेक्टर, कैरेक्टर की एनालिसिस कई पीढ़ियों में, जिसे हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तो ये स्लाइड जो है रीड करो रक्षित। तो बहुत सारी उनकी वजह से डिजीज हो सकती है, जैसे कि गरीब हो, अनएजुकेटेड हो, एक ही जगह पे झुग्गी झोपड़ी में प्रॉपर नालियां नहीं हो, सब सही जगह नहीं सफाई, तो वहाँ डिजीज हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा लोग एक ही कमरे में रहते हैं, और हर डिजीज जो है उससे कोई ना कोई हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो बॉडी में फ्रैक्चर हो रहा हो या कोई मलेरिया हो, तो न्यूट्रिशन में डाइट की वजह से हो, या खानदानी बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर हो। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल हैं जिनसे कि पेडिग्री एनालिसिस की जा सकती है। तो इसमें तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मेल के साइन को हम बॉक्स से डिनोट करते हैं, फीमेल के साइन को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। अगर किसी को बीमारी है, मेल को बीमारी है, तो उसके बॉक्स को अंदर से कलर कर दो, पेंसिल हो तो पेंसिल से पूरा काला कर दो, या पेन से पूरा अंदर डार्क कर दो, तो वो इफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, बीमार होगा। और फीमेल बीमार है तो सर्कल के अंदर पूरा ब्लैक कर दो, डार्क कर दो, कलर कर दो। अब इनकी शादी दिखानी है, मेटिंग दिखानी है, इनमें रिलेशन दिखाना है, तो इनके बीच में सिंगल लाइन खींच दो, जैसा कि थर्ड वाले डायग्राम में मेटिंग दिखा रहा है। और अगर मेटिंग क्लोज रिलेटिव की हो, यानी भाई बहन का क्रॉस कराया जा रहा हो, क्लोज रिलेटिव की शादी हो रही हो, मैरिज हो रही हो, रिलेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, तो डबल टिक से उसको दिखाते हैं। सिंगल लाइन की जगह डबल लाइन यानी इक्वल का साइन आता है। फिर उसके उनके बच्चों को दिखाने के लिए, जैसा कि आपको फोर्थ वाले फिगर में दिख रहा है, नीचे डंडा खींचो और उनकी नेक्स्ट जनरेशन को दिखा दो, जैसे फोर्थ में फ्लो चार्ट बना हुआ है। लड़की होगी पैदा तो उसको सर्कल से दिखाइए, और लड़का पैदा होगा तो स्क्वायर से दिखाइए, फोर्थ डायग्राम में दिख रहा है। और अगर आइडेंटिकल ट्विंस दिखाने हैं, जुड़वा बच्चे दिखाने हैं, तो इस तरीके से ट्राइंगल में दो बच्चे आप एक जैसे दिखा सकते हैं, जैसा कि फिफ्थ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये आइडेंटिकल ट्विंस है, यानी जुड़वा बच्चे हैं जो दोनों एक जैसे हैं। और अगर आपको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस दिखाने हैं, जुड़वा बच्चे तो हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं है, इसका मतलब वो मैटरनल नहीं है, पैटर्नल यानी कि फैटर्नल ट्विंस है। फैटर्नल यानी कि पैटर्नल ट्विंस वो होते हैं जो एक एग के दो अलग अलग स्पर्म से सेम टाइम पे फ्यूजन से बनते हैं। मान लिया कोई एग है फीमेल की बॉडी में, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दो स्पर्म मेल से आए और एकदम सेम टाइम पे फ्यूज कर जाए उस एग के साथ, नैनो पिको सेकंड का भी फर्क ना हो, तो ऐसे ट्विंस होंगे। और लेकिन ये ट्विंस आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये दो बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को सबसे नीचे जैसे दिखा रहे हैं ना, ऐसे दिखाया जा सकता है। जबकि मैटरनल ट्विंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जो सेकंड लास्ट वाला डायग्राम है। क्यों? क्योंकि वो एम्ब्रियो के बीच में से टूट जाने से बनते हैं, एक ही स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनते हैं, और जब जाइगोट डेवलप कर रहा होता है तब वो बीच में से कहीं से टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वो या तो दोनों लड़के होंगे या लड़कियां होंगी दोनों, और वो कभी कभी कहीं कहीं से जुड़े भी रह जा सकते हैं, जैसे सिर से या पीठ से, पेट से, कहीं से भी, क्योंकि वो डिवाइड होने से बने हैं एम्ब्रियो के, जब वो डेवलप हो रहा था उस दौरान। समझ गए? तो यहाँ पर एक पेडिग्री फ्लो चार्ट दिखाया है, जिसमें कि दिखा रहा है कि कैरियर को हमें, मान लिया कोई लेडी है जो डिजीज को कैरी तो कर रही है जीन को, लेकिन वो खुद इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर एक भी हेल्दी जीन होगा और एक खराब जीन होगा तो वो लेडी, लड़की खुद तो बिल्कुल सही दिखेगी, मगर उसके अंदर बीमारी का जीन है। मौका पड़ने पर ये जीन कभी ना कभी प्रदर्शित एक्सप्रेस हो सकता है, जैसे उसकी शादी किसी ऐसे जेंट से, मेल से हो जाए, या उसका फर्टिलाइजेशन किसी उससे हो जाए, मेल से, जो जो डिजीज वाला है, तो उस जो डिफेक्टिव जीन उसके अंदर छुपा हुआ है उसको मौका मिल जाएगा मेल के डिफेक्टिव जीन के साथ कंबाइन करने का, और ये डिजीज नेक्स्ट जनरेशन में मौका पड़ने पर सामने आ सकती है।
तो इसमें बॉक्स में दिखा रहे हैं कि मेल बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी कैरियर फीमेल से मैरिज हुई है, मेटिंग हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। उसके बाद दिखा रहे हैं इसके 4 बच्चे हुए, जिसमें से एक लड़का डिजीज्ड है जो कि डार्क कलर से दिखाया गया है, दूसरा लड़का नॉर्मल है जो कि लाइट स्काई ब्लू कलर के स्क्वायर से दिखाया है, तीसरे नंबर में एक सर्कल येलो यानी लड़की नॉर्मल है, चौथे में लड़की जो हुई है लास्ट वाली लड़की वो कैरियर डॉटर दिखाई गई है, क्योंकि हाफ इसको कलर दिखाया और हाफ नहीं दिखाया, तो ये कैरियर डॉटर है। अब क्या किया है इन्होंने, इस पहले वाला जो डिजीज्ड बॉय है डार्क ब्लू वाला, उसकी शादी, उसकी मेटिंग, उसका फर्टिलाइजेशन एक नॉर्मल लड़की से कराया गया है, जिससे उसके 3 बच्चे हुए हैं, जिनमें से 2 लड़के नॉर्मल है और तीसरी लड़की कैरियर है, क्योंकि जो फादर हुआ जो डार्क ब्लू वाला बॉक्स वाला था उसका एक डिफेक्टिव जीन इस लड़की में आया होगा, इसलिए लड़की कैरियर हो गई। और सबसे लास्ट वाला सर्कल देखो जिसमें कि कैरियर डॉटर जो है उसकी मैरिज कराई है एक नॉर्मल लड़के से, जो नॉर्मल बॉक्स स्काई ब्लू वाले बॉक्स से दिखाया गया है। अब इसमें आप देखिए इसके 3 बच्चे दिखाए हैं, एक लड़का बिल्कुल नॉर्मल है, एक लड़की बिल्कुल नॉर्मल है और जो तीसरी लड़की है वो कैरियर है। अब इस तीसरी लड़की की मैरिज करा दी गई एक डिजीज्ड लड़के से। तो अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन में 4 बच्चे दिखाए हैं, जिसमें एक लड़का नॉर्मल है, दूसरा लड़का उसका डिजीज्ड पैदा हुआ है, तीसरा कैरियर डॉटर है, चौथी डॉटर डिजीज्ड है। क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैरियर तो पहले से वो डॉटर थी जिसकी शादी हुई एक डिजीज्ड बॉय से, तो उनके बच्चों में तो ज्यादा डिफेक्ट आना ही था, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम इस पेडिग्री चार्ट को दिखा सकते हैं। अब इसमें ये है कि और ये तो हो जाएगी हाँ 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 हाँ, तो इसमें मेटिंग कराइए ना, इसको मेटिंग कराइए। लास्ट वाली जो कैरियर डॉटर है जो पैदा हुई है उसकी मैरिज फर्टिलाइजेशन कराया एक डिजीज्ड मेल से। अब क्योंकि लड़की भी कैरियर डॉटर और उसकी शादी भी कराई गई डिजीज्ड मेल से, इसलिए उसके जो 4 बच्चे हुए उसमें से सिर्फ एक लड़का नॉर्मल है, एक लड़के को तो पूरी तरह से डिजीज होगी क्योंकि मदर से कैरियर वाला डिफेक्टिव जीन और फादर तो वैसे ही पूरा पूरा डिजीज्ड वाला है, तो वो दोनों डिजीज हो गया। एक लड़की कैरियर हो गई क्योंकि उसे मदर से तो नॉर्मल मिला लेकिन फादर से डिफेक्टिव मिल गया, और चौथी लड़की डिजीज हो गई क्योंकि उसे कैरियर मदर से डिफेक्टिव जीन मिला और फादर से भी डिफेक्टिव मिला, तो चौथी लड़की डिजीज हो गई जो डार्क दिखाई गई है। नहीं, जो कैरियर वाला है ये तो एक्स रिसेसिव, जो कैरियर वाला होता है उसमें एक एक्स सही होता है और एक में डिजीज होती है। मेरी रिसेसिव हो गया ना। हाँ, तो कैरियर वाले जो फीमेल होती है वो उसमें वो हेल्दी वाला जीन एक्सप्रेस होता है, इसलिए वो देखने में लड़की हेल्दी होती है, पर उसके पास एक डिफेक्टिव जीन मौजूद होता है, वो रिसेसिव कंडीशन में होता है, क्योंकि जब तक दोनों एक्स खराब नहीं होंगे इस लड़की में तब तक उसको डिजीज नहीं होगी। अगर एक एक्स खराब है और एक एक्स हेल्दी है तो लड़की हेल्दी होगी, हालांकि उसके पास वो खराब वाला जीन मौजूद है जो कि वो नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट कर सकती है। ऑटो 2 तरह के होते हैं डिसऑर्डर, है ना, एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हर जनरेशन में से वो डिजीज, हाँ नहीं, कोई ना कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं होगी जिसमें डिजीज ना हो अगर डोमिनेंट है, और ऑटोसोमल रिसेसिव है तो कोई ना कोई एक जनरेशन ऐसी होगी जिसमें कि बच्चे सारे नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वो हर जनरेशन में एक ना एक बच्चे को तो दिखेगी ही दिखेगी। और जो एक्स डोमिनेंस होगी, डोमिनेंट वो तो मैंने बता दिया, अगर दोनों एक्स सही है तो वो लड़की हेल्दी है, एक एक्स खराब है तो वो कैरियर और कैरियर है, रिसेसिव नहीं बोलते उसको, कैरियर बोलते हैं। वो तो पता है, कैरियर बोलते हैं, रिसेसिव ऑप्शन में हाँ, तो नीट में तो रिसेसिव भी आता है, कैरियर तो नहीं, तो कैरियर होगी, रिसेसिव तो तब कहते हैं कि जब वो डिजीज जो है वो एक्सप्रेस ना हो रही हो, उस लड़की की बात करें तो उसमें वो डिजीज दिखेगी नहीं क्योंकि उसका एक हेल्दी एक्स है ना, एक एक्स ही तो खराब है, और जब दोनों एक्स खराब होंगे तो वो डिजीज्ड है, नहीं दोनों एक्स खराब होंगे तो वो डिजीज्ड है, डोमिनेंट। हाँ डोमिनेंट डिजीज्ड। और फिर वो वाई रह गई, वाई की रिसेसिव। वाई तो खाली होता है, वाई पे 2 ही जीन होते हैं, या तो कान पे पाल या गंजापन, ठीक है, नहीं, ये 2 ही जीन होते हैं। वाई की रिसेसिव होती है मैम, उसमें मेल ज्यादा होते हैं, मेल को डिसीज ज्यादा होती है।
देखो एक एक्स होगा वो भी खराब, तो जितनी भी बीमारियां ज्यादातर जैसे हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इनमें सारे मेल में ये डिजीजेस होती है। जानती हो क्यों? क्योंकि एक ही एक्स होता है उनके पास और वो भी खराब होता है। वाई तो खाली होता है, वाई पे सिर्फ 2 ही जीन है, एक तो कान पे बाल और एक गंजापन। इसलिए ज्यादातर जो भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, चाहे हिमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, कोई वो और तो है, ये फीमेल सब के एक्स पे मेल डिपेंड में होता है। डिजीज जो दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स है वो भी बेकार है, वाई तो खाली है। सिर्फ कान के बाल और गंजापन वाला डिजीज का जो जीन है वो वाई पे लोकेटेड होता है, बाकी वाई पे कोई जीन नहीं होता डिजीज का ज्यादातर। मैं आपको क्वेश्चन लाके दिखाऊंगी तो बताओ। हाँ। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, एक क्रोमोसोमल। जब जीन में कोई म्यूटेशन की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, और क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज या क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तब कोई डिसऑर्डर होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। समझ गए? तो ये वाली स्लाइड रीड करो। क्रोमोसोम में नंबर कम या ज्यादा हो जाए या क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो, एब्रेशन हो, तो वो क्रोमोसोमल होता है। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम जो आप पढ़ाएंगे ना इस चैप्टर के एंड में आएगा। और जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम पढ़ते हैं हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब मेंडेलियन है क्योंकि जीन में प्रॉब्लम हुई है। और जो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो जाता है या क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट आ जाता है। समझ गए? तो अब हम लोग मेंटल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये स्लाइड रीड करो। तो डिजीज दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म होती है जैसे एक हफ्ते में सही हो जाएगा, और जानने वाली जैसे कैंसर, एड्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, जल्दी सही नहीं होती। दर्द होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, बाद में सही हो जाओगी, हेल्दी फ्रेश होगा, लेकिन होती है मैम बेकार ही फील होता रहता है। मैम जो ये वाली डिसीज होती है कुछ का नाम, कुछ का तो मीनिंग नहीं पता, बताना। हाँ वो तो बता देंगे मुझे। और दूसरी स्लाइड रीड अब करो। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तुमको ये बताने जा रही है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम ये बता रही है, बता दो। अच्छा यही वाले हैं, ये यहाँ से रीड कर दो, रीड करो पूरा। थोड़ा सा तो करो। अच्छा। तो इन्फेक्शियस डिजीज The chromosomal disorder, on the other hand, are caused due to absence जैसे कि or इन्फेक्शियस में आ गई excess आपकी कॉमन कोल्ड और नॉन or abnormal arrangement of one or more एंटीबायोटिक chromosomes. वो केमिकल्स होते हैं Failure जो कि of डिजीज को cause segregation of खत्म करने के लिए दी chromatid जाती है during cell antibiotic division medicines। वो क्या cycle करती है जो डिजीज results कॉजिंग in the ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन gain है, or वायरस है, loss बैक्टीरिया, of उसके chromosomes मेटाबॉलिज्म को called डिस्टर्ब कर देता है, स्पेशली बैक्टीरिया के लिए aneuploidy. होती है For एंटीबायोटिक, वायरस के लिए नहीं example, होती। Down syndrome result समझ in गए? the तो gain of वायरस को extra इसका copy कोई of फर्क नहीं पड़ेगा। chromosomes. हाँ। Similarly, Turner एंटीबायोटिक syndrome ब्लॉक द result due मेटाबॉलिक to पाथवे loss ऑफ of an बैक्टीरिया, X लेकिन chromosome वायरस पे नहीं, क्योंकि in वायरस में तो human सेल वॉल ही नहीं females, होती, तो वायरस failure में of कैसे करेगा? सेल वॉल cytokinesis पे ही तो रुकता after है वो, telophase वायरस की stage सेल of वॉल cell होती नहीं है, division इसलिए। results in an increase in प्रोटोजोन whole से जैसे set मलेरिया of होती है chromosomes प्लाज्मोडियम in an वायरस से, organism, and वैसी the कालाजार phenomenon is known डिजीज as वो वॉर्म से polyploidy. होती है, This ठीक है ना। condition is often seen in कुछ plants. डिजीज फंजाइस होती है The जैसे total दाग number काज of खुजली, chromosomes है in ना। a normal human cells और is इन्फेक्शन तो 46, हम जानते 23 हैं, कॉमन pairs. कोल्ड, Out of these इन्फ्लुएंजा, ये 22 सब pairs पढ़ लो are ये। autosomal and one pair फिर of कल का टाइम chromosomes क्या, कल का टाइम, are कल का sex टाइम सर से chromosomes. पूछ लेंगे, बता Sometimes देंगे, ये पढ़ लो फिर जाना, ठीक है। through rarely other and additional copies of हाँ। chromosomes. मैम ये नेम तो बता दो, डाउन सिंड्रोम। तो हमने बताया कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्रोमोसोम में चेंजेस होने की वजह से होते हैं, फॉर एग्जांपल एन्यूप्लॉइडी। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मल जो सिचुएशन है उसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एक एडिशनल कॉपी क्रोमोसोम नंबर की हो जाती है, 21 हो जाता है। 21 वाला जो क्रोमोसोम है ना उसमें ट्राइसोमी होता है, 3 एक्स हो जाते हैं। वैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 22 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 तो ऑटोसोम है, सभी एक्स एक्स है। 23rd वाला सेक्स क्रोमोसोम है जो फीमेल में XX और मेल में XY होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में जो 21st वाला XX पेयर है वो कितना हो जाता है, 3X हो जाते हैं, इसीलिए डाउन सिंड्रोम डिजीज होती है। इसमें जो लोगों को होती है उनका मुंह हमेशा पार्शली खुला रहता है, जीभ बाहर निकली रहती है, फरोट टंग यानी कि पार्शली ओपन माउथ, स्मॉल राउंड हेड होता है और शॉर्ट स्टेचर्स के होते हैं। इनका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होता, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है, मंद बुद्धि। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाने से होती है, यानी 47 हो जाता है कैरियोटाइप, XXY हो जाता है लास्ट वाले में। XY होना चाहिए, क्या हो जाता है, XXY।
तो इसमें भी फीमेल में मेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, सॉरी मेल में फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे इंडिविजुअल स्ट्राइल होते हैं, इनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते। और लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस हो जाती है, 45 रह जाते हैं, यानी एक्स नॉट एक्स जीरो हो जाता है। ऐसी फीमेल में ओवरी डेवलप नहीं होती, रूडिमेंट्री रहती है, मतलब केवल ओवरीज के निशान होते हैं, ओवरी होती नहीं है सही से। और सेकेंडरी रियल कैसा है? हाँ, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी उनके अंदर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे बॉडी शेप का चेंज होना, प्यूबिक हेयर और वॉइस का चेंज होना, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा रह गया है सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया की डिटेलिंग, वो हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा।